ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही हैं। जो वहां के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनके साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, उस बीच में प्रधानमंत्री की ये विजिट हो रही है, ऑफिशियल विजिट उनकी। और यहां पर उनकी मुलाकात हुई है जो ज़ेलेंस्की साहब राष्ट्रपति हैं उनके साथ। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी वहां पर मौजूद हैं, वो आपको इस विजिट के मायने क्यों इतना महत्वपूर्ण है, युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री का ये बायलैटरल विजिट क्यों लगाया गया है, और देखिए क्या मतलब वो कैसे खड़े हैं कंधे पर हाथ रख के ज़ेलेंस्की साहब के, जिस तरीके से वहां पर बातचीत हो रही है दोनों के बीच में। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का। और गए कहां से? पोलैंड से। पोलैंड से वो गए हैं कीव। दशकों तक कोई भारत का प्रधानमंत्री गया ही नहीं, ना यूक्रेन ना पोलैंड। और अब इस बीच पोलैंड में जाना बहुत महत्व रखता है। देखिए दुनिया भर में बड़े बड़े थिंक टैंक्स और बड़े बड़े देशों के बीच भी ये चर्चा चलती है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके इन दोनों देशों के साथ रिश्ते हैं। रूस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, यूक्रेन के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। तो क्या भारत इस युद्ध को रुकवाने में कोई भूमिका अदा कर सकता है? विजय लक्ष्मी जुड़ गई हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, तस्वीरें आ गई हैं हमारे सामने। गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच। देखिए, ये पहली मुलाकात हुई है सौरभ, और ये जो मुलाकात है ये मेलेंस्की पैलेस है यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी कीव, वहाँ पर मुलाकात हुई है। और अभी जो एक बायलैटरल मीटिंग जो बैठ करके दोनों देशों के नेता बात करेंगे, वो मीटिंग जो है वो अभी होनी बाकी है। ये एक कर्टसी मीटिंग थी जिसमें जो मुलाकात पहले हुई, और इसके बाद भी कुछ कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के। हालांकि सुरक्षा कारणों से बहुत ज़्यादा डिटेल इन कार्यक्रमों की नहीं इशू की जा रही है। लेकिन बहुत ऐतिहासिक दौरा सौरभ इस लिहाज से भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले ही महीने रूस की यात्रा पर थे, जहां पर वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की थी। और आज एक महीने बाद के करीब ही वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। अब ऐसे में देखना होगा कि कूटनैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर क्या, क्योंकि इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विजिट से एक मेजर आउटकम जो है वो निकल के क्या आएगा, जहां तक बात है रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की। क्योंकि भारत लगातार डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके समाधान बैटल जोन पर नहीं मिल सकते हैं। लिहाजा बार बार पीस की, शांति की, इस पूरे एरिया में, रीजन में शांति की बात भारत और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जब वो मिलेंगे आज यहाँ के राष्ट्रपति से, जब बैठ करके बातचीत द्विपक्षीय दोनों के बीच में होगी, तब और इन्हीं तमाम ये जो तस्वीर अभी विजय लक्ष्मी हम देख रहे हैं सीधे, जो ये मतलब पहला आमना सामने पहली बार जो मुलाकात हुई थी, कहां पर हुई है? ये तस्वीरें कहां की हैं जो हम देख रहे हैं? पहली बार जो मुलाकात कहां की है जो हम देख रहे हैं? देखिए सौरभ, ये मेलेंस्की पैलेस है यहाँ का, जहाँ पर ये मुलाकात हुई है। और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे पहले सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री जो हैं कीव पहुँचे, रेल की यात्रा उन्होंने की। और इस बात का एहसास कि कितनी गंभीरता और कितना महत्वपूर्ण ये भारत के लिए है, इसी बात से लग जाती है सौरभ कि लगभग 10 घंटे का ट्रेन जर्नी था, जिसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। तो किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए 10 घंटे सिर्फ एक जर्नी में उस टाइम को इन्वेस्ट करना जो है वो लॉजिस्टिकली बड़ा ही कठिन काम होता है। लेकिन यहाँ पर पोलैंड से प्रधानमंत्री वाया ट्रेन पहुंचे हैं कीव, ये बताया ना आपने? दर्शाता है। जी जी जी। तो ये बड़ा, ये तो बड़ी दिलचस्प, वो बड़ी बात है कि क्या बातचीत होगी। आप बोलें, आप बोलें। देखिए सौरभ, क्योंकि काफ़ी कयास, जैसे यहाँ पर हमने जो यहाँ के यूक्रेन के लोग हैं उनसे बातचीत की, भारतीय समुदाय से बातचीत की, तो भारतीय समुदाय के लोग कह रहे थे कि उनके जो दोस्त हैं वो, उनको उम्मीद है, यूक्रेनियन जो लोग हैं उनको उम्मीद है कि इस विजिट से ज़रूर कुछ ना कुछ निकलेगा। भारतीय समुदाय से ज़्यादा यहाँ पर यूक्रेन के लोग जो हैं वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इस विजिट के बाद जो है कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, कुछ हल जो है इस पूरी समस्या का, जो कॉन्फ्लिक्ट रशिया और
यूक्रेन के बीच में चल रहा है उसका कुछ निकल करके सामने आएगा। बहरहाल अभी कयास लगाना ठीक नहीं होगा, एक बार ये द्विपक्षीय बातचीत हो जाए और फिर उसके बाद जब 1:30 के करीब यहाँ के लोकल टाइम पर जो है या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक यहाँ पर रखी गई है जिसमें भारत की तरफ से बताया जाएगा कि इस आउटकम, इस पूरे विजिट में किस तरह की बातचीत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जी क्या बिल्कुल। देखिए अभी चीजें जो रखी दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति सामने, जेलेंस्की के सामने, राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर विजयलक्ष्मी प्रधानमंत्री हाथ रखे हुए हैं और उनको वहां बताया जा रहा है कि इस युद्ध में कैसे निर्दोष लोगों की हत्या ही हो रही है, वो मारे जा रहे हैं। वो उसमें जो सामने एक स्क्रीन है उसमें कुछ डिटेल्स आ रही हैं, वो वो जेलेंस्की साहब जो हैं प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि एक शेलिंग हुई और उस शेलिंग में 5 महीने की बच्ची की मृत्यु हो गई और दोनों बड़े सॉलमली वहां खड़े हैं और देख रहे हैं, क्योंकि सही है जेलेंस्की साहब तो यही बताएंगे उनको कि युद्ध उन पे थोपा गया है, युद्ध रूस की वजह से हुआ है और कैसे इसमें निर्दोष लोगों की जान जा रही है। विजय लक्ष्मी। देखिए बिल्कुल, इनफैक्ट सौरभ कल हम गए भी थे, यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर है जिसको मैदान स्क्वायर या इंडिपेंडेंस स्क्वायर यहाँ पर यूक्रेन में बुलाया जाता है, कीव में बीचों बीच है। वहाँ पर आपको लाखों की संख्या में यूक्रेनियन छोटे छोटे झंडे और उसके साथ जिन जिन लोग जो यहाँ पर शहीद हुए, इनकी जो लड़ाई चल रही है उसमें उनकी फोटो लगी हुई है। तो काफी एक मार्मिक वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगेगा। और बार बार यूक्रेन यही कहना चाह रहा है या यही हर प्लेटफॉर्म से बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे निर्दोष लोग जो हैं उनकी जान इसमें गई और कैसे क्या कहते कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उनको भी ये बात बताई जाएगी, क्योंकि यूक्रेन ये बात कहना चाहता है, बार बार यही एक्सप्रेस करना चाहता है कि वॉर उनके ऊपर थोपी गई है और रशिया को लेकर के वो अपनी बात जो है वो कहते हैं कि रशिया इसके लिए जिम्मेदार है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे सौरभ, तो उस दिन भी यहाँ पर एक अस्पताल पर, एक बच्चों के अस्पताल पर हमला हुआ था। जब प्रधानमंत्री रूस में थे तो यूक्रेन पर एक हमला रूस के द्वारा किया गया था और एक बच्चों का अस्पताल था जिस पर हमला हुआ था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बच्चों को या सिविलियंस को किसी भी तरह से अटैक जो है नहीं किया जाना चाहिए, निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। तो भारत की जहां तक बात करें, क्योंकि हमारे रिश्ते रूस के साथ भी हैं, हमारे रिश्ते यूक्रेन के साथ भी हैं, चाहे रिश्ते आप डिफेंस के सेक्टर की बात कर लीजिए या ट्रेड के सेक्टर की बात कर लीजिए या तमाम और सेक्टर्स की बात कर लीजिए, तो भारत एक बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ ही अपना इंटरेस्ट जो है वो भारत सबसे ऊपर रखता है। जैसे जब रशिया से तेल हम खरीदते हैं तो जब वेस्ट हमारी आलोचना करता है तो हम कहते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है, हम पहले उसको देखेंगे। लेकिन एक बड़ी बात जो पोलैंड में प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि अब भारत जो है वो सबसे बातचीत कर रहा है। जो एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पहले थी कि हम किसी के साथ नहीं है, अब उससे हट करके भारत सबसे बात कर रहा है, सबके साथ रिश्ते जो है रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक विश्व मैत्री का संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पटल से भी देंगे। पोलैंड में भी उन्होंने ये संदेश दिया और कहा कि बैटलफील्ड पर इन समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हैं, क्या कोई प्रपोजल उनकी तरफ से रखा जाता है, क्या कोई बातचीत दोनों के बीच में होगी, क्या कोई सीज फायर की संभावना इस विजिट के बाद निकल करके सामने आएगी, ये तमाम सवाल जो हैं अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए, कैसे जो है आगे की ओर जो है वो देखा जाए, कैसे शांति की स्थापना इस रीजन में हो सके, आज की जो बातचीत है वो लब्बो लबाब इसका इन्हीं मुद्दों के आसपास जो है आज की बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके बीच में होगी। जरूर शांति की पहल, शांति की बात, शांति का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लेकर आए हैं और वही संदेश वो उनको देंगे भी। लेकिन क्या कॉन्क्रीट निकल करके इस विजिट से आता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 1:30 से 2 बजे यहाँ का जो लोकल टाइम है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या तो विदेश मंत्री करेंगे या फॉरेन सेक्रेटरी, देखना होगा कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद काफी सारे सवालों के जवाब हमें मिलें, क्योंकि भारत जहां तक बात है वो इस मुद्दे का हल डायलॉग और डिप्लोमेसी और इसके अलावा बातचीत में ही देखता है और यही बात भारत बार बार कहता भी आ रहा है। ये प्रधानमंत्री कितना वक्त रहेंगे कीव में?
देखिए टोटल जो समय हमें दिया गया है सौरभ, 10 घंटे का करीबन वक्त हमें बताया गया है। सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और हमें बताया गया है मोटा मोटी 10 घंटे के करीब प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा मैलिन्स्की पैलेस प्रधानमंत्री गए हैं। इसके अलावा एक और फोटो अपॉर्चुनिटी का कार्यक्रम है जहाँ पर एक मेमोरियल में प्रधानमंत्री जाएंगे और राष्ट्रपति जो हैं यूक्रेन के, वो उनको पूरी चीज़ें वहाँ पर समझा रहे हैं, साथ साथ उनके चल रहे हैं। जैसे तस्वीरें भी हमने दिखाई, क्योंकि मैलिन्स्की पैलेस जो है उसका भी बड़ा इतिहास है जहां तक यूक्रेन की बात है। तो ये तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो साथ साथ दिखेंगे और उसके अलावा एक बायलैटरल टॉक दोनों के बीच में होगी। उस बायलैटरल टॉक में ही तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो एक बड़ा इशू है। इसके अलावा भी ट्रेड से लेकर, क्योंकि सनफ्लावर की अगर बात करें, सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन से भारत लेता है। इसके अलावा काफ़ी सारा और एग्रीकल्चर सेक्टर है जहां पर भारत और यूक्रेन के ट्रेड टाइज हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है बातचीत दोनों नेताओं के बीच में होगी। इंतजार थोड़ा करना होगा कि किस तरह के आउटकम निकल करके आते हैं, लेकिन उम्मीद सब ये बताएं विजय लक्ष्मी, जब से ये वॉर शुरू हुई है जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच तो इससे पहले बात तो होती रही होगी। जी देखिए सौरभ, बातचीत होती रही है। कई मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के साइडलाइंस में भी मुलाकात जो हुई हैं और इसके अलावा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन तो दोनों के बीच में कई बार हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार दोनों नेताओं का आपस में कोई इंटरैक्शन होगा। इससे पहले भी कई लेवल पर इंटरैक्शन जो है वो हो चुके हैं और भारत और यूक्रेन के भी कई हाई लेवल ऑफिसर्स जो हैं या राजनीतिक जो लोग हैं वो भारत में आए हैं। तो जो एक्सचेंज है दोनों के बीच में वो लगातार चल रहा है। आप कह सकते हैं कि उसका कल्मिनेशन है ये कि आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ऐसे वन ऑन वन फॉर्मेट में एक दूसरे से मिलेंगे और बैठ करके बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के देशों के बीच में कोई पहली बार इस तरह की कोई बिल्कुल विजयलक्ष्मी, क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स कवर करती हैं तो आपकी तमाम तरीके के एक्सपर्ट से बात होती रहती होगी। क्या वाकई में ये माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कराने में कोई डिसाइसिव रोल अदा कर सकता है? देखिए सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत की अगर आप बात करें तो रूस के राष्ट्रपति के साथ भी उनकी अगर आप कहें तो एक पर्सनल बॉन्डिंग है या बातचीत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत होती आई है। तो कई लोगों को लगता है कि एक अहम भूमिका भारत जो है निभा सकता है, क्योंकि दोनों देशों के अगर आप देखें इस रूस और यूक्रेन में तो पलड़ा जो है वेस्ट वर्सेस रशिया जो है आपको नजर आता है। तो वेस्ट कहीं पर आपको, जैसे भारत की जब रूस में विजिट हुई थी तो अमेरिका बड़ा उससे आपको उस समय लगा कि बड़ा नाराज है। फिर कहा गया कि क्या ये एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर ये विजिट हो रहा है कि आप रूस गए तो फिर आप यूक्रेन भी आ गए। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, जिस तरह के उनके रिश्ते हैं, जिस तरह का उनका एक इंडिविजुअल भी जो इन्फ्लुएंस है, वो लोगों को लगता है कि वो काम कर सकता है कि वो एक मैसेजिंग जो है, वो शांति की जो बात वो कर रहे हैं वो एटलीस्ट कन्वे वो कर सकते हैं एक बहुत सशक्त तरीके से। बहरहाल क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे जो बियॉन्ड मुझे लगता है कि जिसका जो समाधान है वो रशिया और यूक्रेन के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, इनके काफ़ी सारे इश्यूज हैं। इन दोनों ही देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना कि रशिया अपनी कुछ चीज़ें छोड़े और यूक्रेन अपनी कुछ चीज़ें छोड़े और दोनों उन चीज़ों को छोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक सीज फायर के बारे में सोचे, ये एक बड़ा बहुत जटिल काम है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मैसेज उन्होंने वहां पर दिया रशिया में, वो मैसेज वहां यूक्रेन में भी दे रहे हैं। इस लिहाज से उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि कम से कम। विजयलक्ष्मी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पहले भी जानना चाह रहा था, बात रह गई। आपने बताया पोलैंड से प्रधानमंत्री वाया ट्रेन 10 घंटे की जर्नी करके कीव पहुंचे हैं। हर आदमी के मन में सवाल होगा कि क्यों फ्लाई करना मुमकिन नहीं था? देखिए सौरभ, कीव में क्योंकि अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर लड़ाई जो है वो लगातार चल रही है और 900 से ज़्यादा दिन हो गए हैं
2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में लड़ाई जो है वो चल रही है। इनफैक्ट अभी कल ही जो यहाँ पर 24 अगस्त को यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे है यूक्रेन का, और अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है यहाँ पर कि यूक्रेन के जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें यहाँ पर रशिया की तरफ से काफ़ी अटैक हो सकता है, काफ़ी मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक हो सकते हैं। तो इस तरह की एक आगाह करते हुए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि 24 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे जो है यूक्रेन का, उसमें मिसाइल्स और ड्रोन अटैक यहाँ पर रूस के द्वारा किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के चलते एयर कनेक्टिविटी जो है वो यूक्रेन में पूरी तरह से ठप है। यूक्रेन एयर के जरिए अभी किसी भी देश के साथ जो है उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। लिहाजा हम भी आए थे तो बस में आए, प्रधानमंत्री भी आए तो उनको ट्रेन जो है लेना पड़ा। अभी या तो रेल मार्ग जो है वो ऑपरेट कर रहा है या फिर रोड मार्ग जो है वो ऑपरेट कर रहा है कि आप दिन भर वहीं हैं विजय लक्ष्मी। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है ये और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ उनकी क्या बातचीत होती है, दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल विजय लक्ष्मी आपका। और आगे मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता था। आज जो कल एक बुलडोजर चला एक मकान पर, महल जैसे एक मकान पर, वो है छतरपुर का मामला। अब ये छतरपुर में हुआ क्या पहले तो ये आपको जानना चाहिए। इस पर कल वहां की पुलिस ने, मोहन यादव की सरकार ने बुलडोजर चलवाया। 2 गुट हैं छतरपुर में, दोनों गुट हैं मुसलमानों के। एक अंजुमन इंतजामिया कमेटी होती है किसी भी शहर के अंदर, उससे एक मुस्लिम बॉडी होती है, उसका एक सदर होता है, उसका एक सचिव होता है। अब एक आदमी है उसका जो वो शख्स है वो पहले सदर हुआ करता था, अब वो नहीं है, एक गुट उसका है। एक गुट उस व्यक्ति का है जो पहले सचिव हुआ करता था, अब वो सदर हो गया है। वो है दोनों के बीच, स्थानीय मुसलमानों के बीच कौन है बड़ा नेता, किसका वर्चस्व, ये झगड़ा था। इसको लेकर के दोनों गुट जो है आपस में भिड़ते रहते हैं। अब हुआ ये कि महाराष्ट्र में कहीं कोई एक अहमदनगर में एक ऐसा बयान दे दिया गया प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, जिसको लेकर के वहां तो कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के अहमदनगर का मामला, उसको लेकर के मध्य प्रदेश के छतरपुर में इन दोनों गुटों ने तय किया कि हमको कुछ करना चाहिए। ये है वो महल मैं जिसके जिक्र कर रहा था। एक गुट ने कहा हम जाएंगे पुलिस थाने, पुलिस को ज्ञापन देंगे। दूसरे गुट ने कहा हम जाएंगे कलेक्टर दफ्तर, हम कलेक्टर को जाकर के ज्ञापन देंगे। लेकिन ज्ञापन जाते वक्त दोनों लोग आमने सामने आ गए। बीच में पड़ा एक पुलिस थाना, दोनों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। थाने में घुसकर जो पुलिस वाले थे उनके साथ मारपीट की गई, चाकूबाजी की गई पुलिस वालों के साथ। एक पुलिस वाले के हाथ में चाकू लगाए, वो बयान आपको सुनाऊंगा अभी। वहां 2 महिला पुलिसकर्मी भी थी उस थाने के अंदर। पूरी तरीके से घिरा हुआ था थाना, मॉब से पत्थरबाजी चल रही थी। एक आध जो पुलिस वाला बाहर आया होगा तो उसके हाथ में चाकू मार दिया गया। तारीफ इसमें जो की जा रही है, जो मैंने वहां लोकल बात की अपने रिपोर्टर से, उनका यह कहना है कि पुलिस वालों की तारीफ करनी चाहिए। हालात ऐसे थे कि पुलिस गोली भी चला सकती थी, बिल्कुल उनके पास वेपन्स थे, वो वेपन का इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसी नौबत आई थी, जान की नौबत आ गई थी, लेकिन उन्होंने वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। खैर उसके बाद यहां फोर्स बुलाई गई होगी, इन सबको तितर बितर कर दिया गया। उसके बाद इसमें से जो एक गुट था, शहजाद अली, उसके घर पर बुलडोजर चला। अब साहब घर भी ये है वो घर। अब इसकी बात करते हैं। मैंने आपको नरसिम्हा पिक्चर के बारे में कहा था ना, उसमें ओमपुरी का कैरेक्टर है बाप जी का, तो वो विलन है और वो जिस किस्म के महल नुमा घर में रहता है, ये बताया जा रहा है कि ये जो शहजाद अली था, ये वाकई में उससे इंस्पायर होकर के इसने ये महल बनाया। ये लोकल लोग बताते हैं। ये चाहता था कि वो बाप जी जैसा कैरेक्टर मेरा बन जाए लोगों के नजर में, वैसा मेरा दबदबा होना चाहिए, मेरा रुबाब होना चाहिए। वही महल इसने बाप जी वाला महल बनवा लिया था अपने लिए। इलीगल होगा, कल बुलडोजर पहुंच गया, तोड़ दिया गया। समीर जी देखिए सरोज जी, ये मामला छतरपुर का है, लेकिन आप देखिए ये जो महल की हम बात कर रहे हैं कि 20,000 स्क्वायर फीट में महल बना हुआ था। बात 4 तरफ से इसका एंट्रेंस थी, चारों दिशाओं से इसका एंट्रेंस बनाई गई थी। बेसमेंट बनाया गया था जहां पर हथियार रखे हुए थे, और कहा जा रहा है कि ये चारों भाई अवैध काम करते थे। वहां पर वो हवाला का काम ये करते हैं, खेत मनन का काम ये करते हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा करने का इनका है। पूरा घर ही इलीगल था। पूरा घर इलीगल था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो मकान पिछले 5 साल से लगातार बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था 7 साल, मुझे बताया गया 7 साल से चल रहा था, और कल भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जब वहां पर बुलडोजर चलाने गए तो वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो जो सरकारी जमीन के ऊपर 7 साल से मकान बन रहा था, प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था?
मुझे लग रहा है प्रशासन को तो जानकारी होना चाहिए कि छतरपुर इतना छोटा शहर है और उस छोटे शहर में अगर इतना बड़ा महल बन रहा है तो यह चर्चा का विषय तो डीएम के पास भी होगा, एसडीएम के पास भी होगा, नगर निगम के पास भी होगा। 7 करोड़ रुपए मुझे किसी ने कहा लगाए गए। बिल्कुल, तो वो अधिकारी कहां थे जिन्होंने इसकी परमिशन दी या परमिशन न देने के बाद? बिल्कुल वाजिब सवाल है। ओवैसी साहब का मैं आज ट्विटर हैंडल देख रहा था, उन्होंने एक किसी पोस्ट को रीपोस्ट करके, मतलब उन्होंने इस पर सहमति जताई है। उसमें पूछा गया था कि भाई ये तो, उसमें कहा गया कि ये तो जाती है, बदले की कार्रवाई कर रहे हैं आप। वहां गाड़ियां भी खड़ी थी, इसमें नहीं है, वहां नीचे 3 गाड़ियां भी खड़ी थी, वो गाड़ियां भी पलटा दी गई, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। देखिए, पहले इस घटना की पृष्ठभूमि समझिए। हाँ बताइए सर। जिस प्रकार से नूपुर शर्मा मामले को लेकर के देश और दुनिया में तूफान खड़ा करने के, उसको जिहाद इस्लाम से बनाने की कोशिश हुई है, ठीक उसी प्रकार से पिछले 3 दिनों से जो महाराज जी हैं, रामगिरी महाराज, उन्होंने एक भाषण दिया था, बांग्लादेश को लेकर भाषण दिया था। उसमें हमको नहीं मालूम क्योंकि हमने वो सुना नहीं है। उसमें यह है कि इन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब और इस्लाम के विरुद्ध टिप्पणी की और उसको वहाँ से इशू बनना शुरू हुआ। और ये सब जब ज्ञापन देने गए थे, केवल ज्ञापन देने नहीं गए थे, बजाबता पर्चे बनाए गए थे, पर्चे बांटे गए थे चारों ओर, लोगों से इकट्ठा होने के लिए कहा गया था कि ये तो सीधा इस्लाम पर हमला है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उस घटना का छतरपुर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये पूरे देश में ये स्थिति है। अगर मध्य प्रदेश सरकार इसमें थोड़ी भी ढिलाई करती तो ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। पहले आगे अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर थाने पर हम थानेदार घायल हो रहा है, ले रहे हैं, बाहर से पत्थरबाजी हो रही है, चाकू चल रहे हैं, वहां से गालियां सुनाई जा रही हैं, इस देश को इस्लामिक देश बनाने की बात हो रही है। अरे सर ऐसा भी ना कहिए ना, वहां नारे लगे हैं। क्या नारे लगे हैं? ये इस्लामिक देश बनाने के? बिल्कुल। अच्छा। और वहां नारे लगे हैं और ऐसे कैसे बोल देंगे बिना जानकारी के? नारे लगे हैं और वो नासिक अहमदनगर से होते हुए यहां तक पहुंचा है। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ तो पहली बात है कि पूरी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, तीन जगह मुकदमे, समय कम है सर मेरे पास, आप सहमत हैं इस कार्रवाई से ना? इलीगल है तो होना चाहिए, लेकिन इनका सवाल वाजिब है कि 7 साल से इलीगल कैसे बनना? इतनी बड़ी दादागिरी अगर वहां एक आदमी की है, वो जो उसके लिए इस समय का जो टीआई साहब थे पुलिस के, उनका अगर बयान है हमारे पास, सुनाना चाहिए, जिनके हाथ में चाकू लगा, के लिए इस घटना का इंतजार करना पड़े। बयान है क्या हमारे पास? पुलिसकर्मी का बयान है क्या जी? लगभग 1 से 1.5 हज़ार थी। इन लोग महाराष्ट्र में कोई किसी की धर्मगुरु के बारे में कोई वक्तव्य दिया गया था, उसके संबंध में ज्ञापन और एफआईआर की डिमांड के लिए आए थे। फिर इनको बाहर करने के बाद सभी को बाहर कर रहे थे। इसी दौरान कुछ भीड़ से चप्पल जूते फेंकना शुरू किए। जब ज़्यादा पत्थर और ये चीपे वगैरह फेंकने लगे, उस बीच में हमारे कुछ कांस्टेबल्स और मैं स्वयं भी घायल हुआ। ऐसे जो हाथ में चोट आई है, इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आना बताया गया है। और कुछ वहाँ बच्चे के हाथ में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट दिख भी रहा है वीडियो में। और वहाँ थाने के पास कोई ऐसा पहले से कोई पत्थर नहीं पड़े हुए थे। ये क्या कह रहे हैं? ये पत्थर हमारे थाने के आसपास कहीं नहीं पड़े थे, पत्थर भी लेकर के आए थे साथ में, और चाकू लगाया इनके हाथ के अंदर। हाँ सर, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जितना कुछ हो रहा है इसमें यदि ये कार्रवाई हो रही है तो कोई गलत नहीं है। बुलडोजर वाली कार्रवाई, और कुछ सख्ती रखनी ही चाहिए। कुछ जगहों पर सख्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। और अवधेश जी को जितनी जानकारी है उसमें मेरी कोई असहमति नहीं हो सकती कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब जो उनके जो ट्वीट उन्होंने कहा ना, उसमें कहा सामने 3 गाड़ियां थी। बोले गाड़ी कैसे इलीगल हो सकती है? और गाड़ियां महंगी में 1 करोड़ कीमत की तो गाड़ियां ही थी, गाड़ियां भी तहस नहस हो गई। सर एक लाइन में वो आपकी पहली खबर जो थी जेलेंस्की साहब के साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात, उसमें मैं एक विजय लक्ष्मी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये यात्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है डिप्लोमेसी में। अभी बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग कहेंगे कि क्या युद्ध रुकवा दिया क्या जेलेंस्की के साथ मिलकर? ये मुद्दा जेलेंस्की और यूक्रेन का नहीं है, मुद्दा है भारत इस टाइट डिप्लोमेसी में बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर कैसे भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये रशिया वर्सेस अमेरिका है और उसके बीच में जेलेंस्की के साथ खड़े होकर दिखना भारत के लिए एक क्रिटिकल डिप्लोमेटिक बैलेंस है। इस घटना पर और इस कार्रवाई पर हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि क्योंकि ऐसी कार्रवाई जब होती है तो किसी का भी घर है, गाड़ी है, तो कोई भी आसानी से कह सकता है कि क्यों होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हम जब देखते हैं कि कोई इतना दुस्साहसी हो जाए कि वो थाने में घुस जा रहा है, भीड़ को लेकर लोगों को मार दे रहा है, इंस्पेक्टर को चोट लग जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो वही होना चाहिए थे जिस पे धैर्य रख लिया था पुलिस वाले। अगर कोई चढ़ जा रहा है तो ये तो आप सीधे
वॉर अगेंस्ट स्टेट कर रहे हैं ना, इसको आप समझिए। ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था ना, आप तय करके थाने पर चढ़ गए, पत्थर लेकर गए, चाकू चला रहे हैं, उसके बाद आप कुछ सोचते हैं कि कोई गुंजाइश बचती। अब अगर कोई ऐसे इस तरह का व्यक्ति इतना बड़ा हो गया तो उसका दूसरा हिस्सा है कि इतने सालों से मध्य प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है। और तब जब ये कार्रवाई होती है तब लोग कहते हैं कि अच्छा क्या इसका इंतजार कीजिएगा, कांग्रेस से प्रतीक्षा जुड़ा हुआ है कीजिएगा। वैसे व्यक्ति, ये बता दूं। उपाध्यक्ष नहीं, जिला का ये तो कांग्रेस से तो सरकार है ना मध्य ये तो प्रदेश में। कोई भी जुड़ा हुआ, तब तो और ये सवाल खड़ा होता है ना कि इसका मतलब कोई कहीं से जुड़ा हुआ है तो चले उसका खैर, तो- सर, एक लाइन समय, में जोड़ समय, देता हूं, समय। एक लाइन जोड़ देता हूं। जो पत्थरबाज थे तो पुलिस ने कल नारे लगवाए उनको पकड़ के, अच्छा। कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। हाँ, ये ठीक किया। उन लोगों से नारे लगवाए थोड़ा वहां पर एक एक पुलिस डंडा ने। पड़ता रहता तो और ठीक पत्थर रहता। फेंकना पाप है, पाप है, पुलिस हमारी बाप है। सही, 15-20 बिल्कुल सही, पकड़ा बिल्कुल गए सही। थे। बहुत सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अवधेश जी, आपका, समीर जी का, विजय जी का और हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। मजा आया, बहुत सारी खबरों पर बात हुई।